हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइजेज भी कर लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और स्टार्टिंग के आधार पर अगर हम लोग देखा जाए तो इनको भी 3 कैटेगरी दी गई है ना। एक होता है हमारा ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट होते हो, ठीक है। दूसरा ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हो। और तीसरा होता है हमारा लेट से स्टार्ट होते हो। ये जो 3 आपके होते हैं, मेन वर्ब, डू नॉट और लेट से स्टार्ट होने वाले, यही हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी होती है, ठीक ना। तो हम लोग आज बात करने वाले किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद डू नॉट के बारे में, उसके बाद लेट के बारे में, कि इनको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिव के स्ट्रक्चर के बारे में, तो मेन वर्ब वाले में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेन वर्ब या फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड में जनरली आपको एडवर्ब मिलता है, ठीक है। अदर वर्ड या फिर इसी की जगह पे आप कह सकते हो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका अदर वर्ड हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव 2 तरीके से बनता है। इसका पैसिव जो होता है वो आपका 2 तरीके से बनेगा। पहला आपके पास होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने से ऐसे ऐड करते हैं यू आर। ये शब्द हम लोग हमेशा लगाएंगे। देखिए होता क्या है कि जनरली हम लोग जब ऑर्डर या कमांड देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो सेकंड पर्सन को ही दिया जा रहा है ना। जाहिर सी बात है, अब कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि जिसको जो यहाँ पे होगा ही नहीं और आप उसको ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, तो किसी को उसी को न देंगे जो आपकी बातें सुनेगा, और जो बातों को सुनता है डेट इज आपका सेकेंड पर्सन, राइट। तो अभी हम लोग की बात करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे यू आर अपने से मान लेते हैं। उस सेंटेंस में कहीं पे भी यू नहीं लिखा होता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि वो हम लोग सेकेंड पर्सन को कर रहे हैं और सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो यू होता है उसी को हम लोग इधर लेकर चले आते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए हमेशा जितने भी आप इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे हमेशा यू आर से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, कभी अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि क्यों ऐसा करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस बोले ही जाते हैं सेकेंड पर्सन को, और सेकेंड पर्सन के लिए एक ही प्रोनाउन होता है यू, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यू यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर। उसके बाद हम लोग डिपेंड करेगा हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है। जैसे सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, या फिर कमांड दिया गया है, ठीक है। कमांड मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, ठीक है, सजेशन हो सकता है, ठीक है ना। यू आर के बाद आप लोग इनमें से कोई एक यू आर कंफर्म लिखना है। उसके बाद या तो ऑर्डर लिखिएगा, या तो सजेशन, या तो एडवाइस, या तो कमांड, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये आपको ऑर्डर का मैंने बस नॉर्मली लिख दिया, बट आई थिंक मुझे लिख ही देना चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एडवाइस और इसका सजेस्टेड हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि कुल मिलाकर के मैंने बताया था कि पैसिव में हमेशा क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। इस वजह से यहाँ पे आप हमेशा क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे आस्क्ड हो सकता है, ठीक है, प्रेड हो सकता है, किसी से अगर आप प्रे कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो भी वर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आस्क मतलब पूछना होता है, और यहाँ पे पूछना कैसे आएगा, आस्क मतलब कहना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये यू आर, फिर उसके बाद ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइस, सजेस्टेड, आस्क्ड, प्रेड, उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, इन्फॉर्म्ड या कुछ भी आपको मिलेगा वहाँ पे आप लगाइएगा। उसके बाद टू लिखिएगा, और उसके बाद जो सेंटेंस है ना पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज छाप दीजिएगा। समझ में आ बात। तो ये हमारा होता है मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला रूल।
ठीक है, जो कि इन दोनों में लगेगा, मेन वर्ब और अदर वर्ड में भी लगेगा, और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे लिखने का यह है कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे अदर वर्ड में आपको जनरली एडवर्ब मिल जाए या फिर कंप्लीमेंट वगैरह मिल जाते हैं, तो उस तरीके का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव बनाने का पहला नियम है। दूसरा जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले पे लागू होगा, सिर्फ इस पे लागू होगा, इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग लिखते हैं लेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लिखेंगे बट इन सब्जेक्टिव केस, बट इन सब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मतलब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअली में यही क्या हमारा बन जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद रहेगा कि यही वाला ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख दूं तो आप ढूंढने लगोगे कि सब्जेक्ट है कहाँ, जबकि इंपेरेटिव में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई कंप्लीमेंट अगर अभी भी बचा रह गया तो आप उसको लिख देंगे। बस समझ में। तो ये हमारा होता है दूसरा तरीका, जो कि सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब हमारा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई एडवर्ब आती है तो उसके लिए आपको सिर्फ इसी को लगाना होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख लिया जाए, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमको दे दिया गया है फॉलो मी। मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया फॉलो मी। ठीक है, मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, या फिर आपको सेंटेंस दे दिया गया गो फ्रॉम, गो देयर। ठीक है, मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया कीप इट अप। ठीक है, मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया सॉरी कीप इट अप। मान लीजिए आपको कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए जैसे स्लैप हिम। मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस, जैसे कुछ भी आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको जब पैसिव बनाना है तो देखिए यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, मी प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट है, इट प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देयर, देयर क्या आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब को हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इट है और यहाँ पे भी हिम है, मतलब एक आपको एडवर्ब वाला है, बाकी सब आपका इट वाला है। ठीक है, कारण ये है कुल मिला के कि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों सेंटेंसेज आपको बना के प्रैक्टिस में कर लूँ। ठीक है, बाकी जब हम लोग मिसलेनियस किया जाएगा तो फिर इसको अच्छे से कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है आपके पास फॉलो मी, तो फॉलो मी के लिए आपके पास दो सेंटेंस बनने वाले हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस अगर हम लोग बात करें इसका पैसिव का तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू फॉलो मी। ठीक है, ये सेंटेंस बोला जा सकता है फॉलो मी को, यू आर ऑर्डर हमने लिख दिया, उसके बाद टू लिखा, और टू के बाद जो सेंटेंस है एकदम एज इट इज उसको बस लिख देना है। ठीक ना, अगर इसको हम लोग मान लीजिए कि लेट वाले से बनाते हैं तो पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद जो मी है तो मी का हम लोग सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, उसके बाद बी, और फॉलो का थर्ड फॉर्म लिख देंगे यानी कि फॉलोड, लेट आई बी फॉलोड। बस समझ में आया। जैसे इसको देखिए गिव इट टू मी, तो क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, या फिर आस्क्ड कह सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू, यू आर आस्क्ड टू, उसके बाद सेम टू सेम सेंटेंस लगा दीजिए यानी गिव इट टू मी, यू आर आस्क्ड टू गिव इट टू मी। बस समझ में आया। या फिर अगर इसका हम लोग दूसरा पैसिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा लेट इट बी गिवन टू मी। बस समझ में। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जब दो दो आपका पास मिलेंगे ऑब्जेक्ट तो आप किसी को भी ले जा सकते हैं, इसको आप ये भी बना सकते हैं लेट आई बी गिवन इट, ये भी आपका सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये गिव इट टू मी का आप तीन बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। तो एक नॉर्मली बिना ऑब्जेक्ट वाला का जो यू आर करके हम लोग करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करेंगे एक बार इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी इट से, तो लेट इट बी गिवन टू मी या फिर लेट आई बी गिवन इट। बस समझ में आया। तो ये हमारा तीन तीन तरीका बनेगा। देखिए सारे तरीके हमको जानना जरूरी है। आप कभी मतलब पढ़ते समय ये मत सोच लीजिएगा कि सर ये आसान है और इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले कंपटीशन में आपके पास क्या होने वाला है कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे दे,
या फिर मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन देके लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दे दे, ठीक है, तो आपको तीनों ऑप्शन आएगा तब तो आप मारेंगे। अगर आप अभी से एक ही ऑप्शन सीखेंगे तो वहाँ पे एक को देखेंगे उसको मार देंगे, बाकी दो भी सही होने के बावजूद आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस के आधार को सोचते हुए कि बच्चे जनरली क्या होता है कि हम जब इंटर पास होते हैं, ग्रेजुएशन पास होते हैं, उसके बाद तैयारियां शुरू करते हैं, ठीक है, और तैयारियां शुरू करते समय हमारे पास क्या होता है कि हम वही चीज़ें पढ़ते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हम 6 to 10th पढ़ चुके होते हैं, है ना, जो नॉन टेक्निकल ग्रुप से होते हैं। टेक्निकल ग्रुप में तो मान लीजिए आपको इंटर वगैरह आने लगता है, ठीक है, बट नॉन टेक्निकल ग्रुप में हम 6 to 10th जो हमारी मैथ्स होती है, जो हमारी साइंस होती है, यही सब चीज़ें आती हैं, ठीक ना। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग एक ऐप तैयार किए हैं, ठीक है। वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा राहुल एडुकेयर के नाम से, ठीक है। लोगो आपको जो यूट्यूब पे दिखा हुआ है सेम लोगो वहाँ पे भी मिलने वाला है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। और अभी चूंकि स्टार्टिंग में हम लोग 8th 9th और 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाने वाले हैं, फिर आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद 6 to 10th वीडियो बनने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बच्चों को जो सिलेबस है उस सिलेबस को तो हम लोगों को पढ़ाना ही है, उनको अच्छे से पूरे जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी टॉपिक्स आपके होंगे उसको अच्छे से उसको सॉल्व तो करना ही है हमें, और बच्चों को उसको तो सिखाना ही है। साथ ही साथ उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन बच्चों को अभी से हम लोग कुछ आइडियाज़ देना शुरू करें। देखिए पूरी तरीके से हम कंप्लीट उनको आइडिया नहीं देने वाले हैं, क्योंकि बच्चे हैं और अभी बच्चे की तरह ही है, तो उनके साथ प्रेशर वो फील ना करें, इसलिए सिर्फ आइडियाज़ देंगे। उससे रिलेटेड हम लोग असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, कुछ वर्क तैयार कर रहे हैं, जिसको उन बच्चों के लेवल पर रहते हुए उनके दिमाग में एक क्रिएटिविटी हम लोग तैयार कर सके, जिसकी वजह से वो क्रिएटिव बन के एग्जाम लेवल पे जाते जाते उनकी जो माइंड लेवल है वो इस हिसाब से मोटिवेट हो जाए कि उनको सिलेक्शन लेने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो आप उस जाके प्ले स्टोर पे वीडियो जो ऐप है राहुल एडुकेयर के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और आने वाले बस एक आध सप्ताह के अंदर ही वहाँ पे वीडियो जो होंगी वो बच्चों के लिए जाने लगेंगी, ठीक है। बहुत कम ही फीस वहाँ पे लगने वाली है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि अगर आप रियल फिजिकल कोचिंग के हिसाब से देखें तो उसका आपको मतलब आधा भी नहीं लगने वाला। आधा क्या कह दिया जाए कि 120 मतलब 20% भी उसका जो होगा आपको यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली है, और चीज़ें जो होंगी उससे बेटर होंगी, क्योंकि कोचिंग वगैरह में जनरली हम लोग सिलेबस ही पढ़ते हैं। 6 to 10th के बच्चे जनरली सिलेबस पे ही ध्यान रखते हैं, हम लोग उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उस वहाँ पर आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए, और उसको जो भी आपको नॉलेज की बातें होंगी कंपटीटिव लेवल पे भी वहाँ पे चीज़ें चलने वाली हैं। बट अभी हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो 6 to 10th के बच्चों को मोटिवेट करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको आने वाले वर्ड के लिए तैयार करने के लिए हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, जो कंपटीटिव लेवल्स के एग्जाम होते हैं जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब के लिए हम लोग तैयारियां शुरू करने वाले हैं। बट अभी हमारा पूरा फोकस है उन बच्चों को मॉडिफाई करना जो कि बाद में चल के परेशान होते हैं, उनको वो परेशानी न झेलनी पड़े, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस आपके बन रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के हमारे 3 रूल हैं, तीनों रूल आपको आने चाहिए, ठीक ना, तब जाके आप चीज़ों को क्रैक करना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए गो देयर, तो मैंने बताया कि ये क्या आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब को आप लोग क्या कर सकते हो, आपको एडवर्ब को सिर्फ एक तरीके से ही बनाओगे, लेट वाला तरीका आप वहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस लगा दीजिए, गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है। जैसे ये है आपका कीप इट अप, तो यहाँ पे क्या है, ये इट आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, अप ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आपके दिमाग में हो सकता है आ जाए कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक है यू आर एडवाइज्ड टू कीप इट अप, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका अगर हम लोग बताएं तो लेट इट बी, उसके बाद कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट अप, लेट इट बी केप्ट अप, ठीक है। स्लैप हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्लैप हिम, ये हमारे पास बन गया। और इसका लेट वाला अगर तरीका हम लोग बनाएंगे तो लेट ही बी स्लैप्ड, लेट ही बी स्लैप्ड,
ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स आने वाले हैं मेन वर्ब टाइप का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डू नॉट टाइप को देखते हैं, ठीक ना। तो डू नॉट टाइप को जब हम लोग देख लेंगे, फिर लेट वाले को देख लेंगे, तो तीनों को मिला के एक मिसलेनियस की तरह करके तीनों एग्जाम्पल्स को हम लोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डू नॉट टाइप को। देखिए डू नॉट टाइप वाले में क्या होता है, हमारे पास पहले हमारा डू नॉट होता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डोंट भी लिखते हैं, ठीक ना। तो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है। डू नॉट के बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो डू नॉट के बाद मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये दोनों तरीके यहाँ पे भी होते हैं, ठीक ना। तो इसको बनाने के हमारे पास जो होते हैं वो 3 नियम है, ठीक है। जैसे मेन वर्ब वाले को बनाने के लिए हमारे पास 2 टाइप थे, ठीक ना। एक ऑब्जेक्ट वाले को और एक इसका, और ऑब्जेक्ट वाले में हम 2 तरीके से बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो सेम यही रहने वाला है, यू आर लगाइए, ऑर्डर्स, कमांडेड, एडवाइस, सजेस्टेड, प्रेड, आस्क्ड, कुछ भी ऐसे करके लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट टू, ठीक है। क्या लिखेंगे, नॉट टू, और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस छाप देंगे। बट ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस आपका स्टार्ट होना चाहिए मेन वर्ब से, ठीक है। मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यानी कि डू नॉट को आप छोड़ देंगे। जो डू नॉट होगा उसको आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉट टू उसके जगह पे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक ना। इसी तरीके से अगर इसका हम लोग दूसरा तरीका देखें तो यहाँ पे होता है यू आर, उसके बाद फॉरबिडन, ये हमेशा लिखा जाएगा। फॉरबिडन मतलब होता है मना करना, यू आर फॉरबिडन, और उसके बाद लगेगा टू, और टू के बाद फिर से पूरा सेंटेंस आपका आएगा मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने फॉरबिडन लिखा है तो यहाँ पे टू सिर्फ लिखेंगे कंजंक्शन के रूप में, जबकि अगर आपने दूसरे वर्ड लिखे हैं कमांडेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, इस तरीके का कोई भी, तो वहाँ पे आप फिर नॉट टू लिखेंगे। बस समझ में आया ना, बस इतना ही चेंजिंग होती है यहाँ पे टू की और यहाँ पे नॉट टू की। तो फॉरबिडन मतलब ऑलरेडी होता है मना करना, ठीक है। निगेटिव तो वो खुद ले लेता है, इसलिए नॉट वहाँ से हम लोग हटा देते हैं। लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं नॉट, नॉट के बाद लिखते हैं बी, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा होता है क्या, जो अदर वर्ड बने होंगे उनको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मानिए आपको दिया गया डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये आपके पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया जाता है क्या, डू नॉट एब्यूज देम, डू नॉट एब्यूज देम। मान लीजिए कि ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डू नॉट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अगर पहला आपको पैसे बनाना होगा तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड या आस्क्ड। डिस्टर्ब करने के लिए जनरली आप ऑर्डर देते हो कि देखो मुझे परेशान मत करो, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, और नॉर्मली कह भी देते हैं कि देखो भाई मुझे परेशान मत करो, मुझे अपने काम से काम रखने दो, ठीक है। तो यू आर आस्क्ड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे नॉट टू, नॉट टू, उसके बाद डू नॉट हटा देंगे, डिस्टर्ब में पूरा का पूरा आप छाप देंगे, डिस्टर्ब मी, यू आर आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका दूसरा तरीका देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू आर, और आस्क्ड के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। उसके बाद नॉट टू ना लिखे क्या लिखेंगे, सिर्फ टू डिस्टर्ब मी, यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी, राइट। अगर इसका हम लोग लेट वाला देखें तो क्या बनेगा, लेट मी का क्या हो जाएगा, आई, लेट आई, उसके बाद लिखेंगे नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब। बात समझ में आया।
जैसे इसको देखना है डू नॉट एब्यूज देम, तो इसका क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, ठीक है, क्योंकि एडवाइस दिया गया तो यू आर एडवाइज्ड और उसके बाद नॉट टू एब्यूज देम, नॉट टू एब्यूज देम, ठीक है। अगर इसका हम लोग दूसरा तरीका देखा जाए तो यू आर एडवाइस के बजाय क्या हो जाएगा, फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, और नॉट टू के बजाय हम लोग लिखेंगे टू, यू आर फॉरबिडन टू एब्यूज देम, ठीक है। अगर इसका हम लोग तीसरा तरीका देखें तो क्या हो जाएगा, लेट देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, दे, उसके बाद नॉट बी एब्यूज्ड, लेट दे नॉट बी एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। बस समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग डू नॉट वाले को बनाते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि दो ही एग्जांपल से तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ और इसके एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद आते हैं लेट वाले पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। चलिए थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया डू नॉट कैच, ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया गया डू नॉट ओवर कम, ठीक है, या फिर डू नॉट क्रिएट इट। मान लीजिए आपके पास ये तीन एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, डू नॉट कैच, डू नॉट ओवरकम, डू नॉट क्रिएट। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका, अगर इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो देखिए इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, ठीक है, नॉट टू, उसके बाद सेंटेंस कैच, ठीक है। या फिर इसका आप बना सकते हैं यू आर ऑर्डर की जगह क्या लिख देंगे, फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन टू कैच, यू आर फॉरबिडेन टू कैच, ठीक है। अब इसका लेट वाला नहीं बनेगा क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द सेंटेंस देन ओनली यू कैन यूज द प्रोसेस ऑफ लेट, अदरवाइज यू कांट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड नॉट टू, ठीक है, यहाँ पे सजेस्टेड हो गया और ये नॉट टू डू नॉट की जगह पे, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ओवरकम। बात समझ में आया? अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाए तो क्या हो जाएगा, यू आर और सजेस्टेड के बजाय हो जाएगा आपका फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन, नॉट टू की जगह पे लिखिएगा टू ओवरकम, ठीक है, यू आर फॉरबिडेन टू ओवरकम। बस समझ में आया? तो इस तरीके से आपके दो सेंटेंस यहाँ पे बनेंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आप लेट वाला रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया? अगर हम लोग देखा जाए डू नॉट क्रिएट इट, तो इसके लिए अगर आप पैसिव की बात करें तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्रिएट इट, ये हमारे पास बन जाएगा पहला वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसका निगेटिव वाला बनाए तो क्या हो जाएगा, यू आर और ऑर्डर के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन, फिर नॉट टू के जगह पे लिखेंगे टू क्रिएट इट, ठीक है, क्रिएट इट। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा वाला अगर हम लोग देखा जाए तो तीसरे में आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कि लेट वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट, उसके बाद इट का सब्जेक्टिव इट ही होगा, तो लेट इट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद लगाएंगे बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिएटेड, लेट इट नॉट बी क्रिएटेड। बस समझ में आया? तो इस तरीके से आपके पास ये एग्जांपल्स हुए, ठीक ना। और इसमें कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, उनके जो भी डाउट होते हैं उनको वहाँ पे क्लियर कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर आपको भी कोई डाउट हो रहा है तो वहाँ पे मैसेज जरूर कीजिए कि सर यहाँ पे पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक ना। तो इसको आप लोग नोट
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें जो होती है ना, जब सिर्फ आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद सुनेंगे, सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि आपको आ गया, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक ना। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको कभी भी चीज़ें हो तो पहले तो आप वीडियो ही दोबारा देख सकते हैं, बट फिर भी ये हवा में ही रह जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग लेट पे। चलिए लेट वाले को देखते हैं। देखिए जब लेट वाला होता है सेंटेंस, तो उसमें जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, लेट में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है लेट प्लस सब्जेक्ट। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एक्टिव में लेट के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब होता है, और ये वर्ब होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद आपको कुछ मिल जाए ऑब्जेक्ट तो भी हो सकता है, अदर वर्ड भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक ना। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसके पैसिव को भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। लेट के बाद आने वाला जो सेंटेंस, मतलब लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनका पैसिव भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। पहला यू आर, उसके बाद हम लोग लगाते हैं सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या होता है, यू आर सजेस्टेड या फिर प्रपोज का यूज किया जाता है, और उसके बाद आता है हमारा टू, और फिर उसके बाद जो सेंटेंस होता है पूरा सेंटेंस को हम लोग एज इट इज उतार देते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग इसके दूसरे तरीके को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग लिखते हैं लेट, ठीक है, यानी कि पैसिव बनाते समय भी स्टार्टिंग किससे करेंगे, लेट से। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हमेशा होता है सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। किस में होता है, सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद लिखते हैं बी, बी के बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हम लोग बाई लगाते हैं, और बाई के बाद हमारे पास क्या आता है, जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। यानी कि लेट में चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में होता है, पैसिव बनाते समय भी जब सब्जेक्ट पीछे जाता है तब भी वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। कभी कभी बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं लेट देम गो टू हॉस्पिटल, लेट देम गो टू हॉस्पिटल, ये आपके पास मान लीजिए सेंटेंस होता है लेट देम गो टू हॉस्पिटल। अब कहेंगे सर कि आपने तो पैसिव में भी वही बताया, एक्टिव में भी लेट बताया, तो हम एक सेंटेंस लिखा होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, ठीक है। तो इसके लिए बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब लेट एक्टिव में होता है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेट जब एक्टिव में होगा तो उसका सब्जेक्ट हमेशा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन जब लेट आपका पैसिव में होगा तो उस समय जो आपका सब्जेक्ट बना होगा वो किस केस में होगा, वो सब्जेक्टिव केस में होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से इसको, जैसे यहाँ पे देखिए लेट के बाद देम है, तो देम किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस किस चीज में है, ये एक्टिव में है। बस समझे ना। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, चीज बस यहीं से देखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो एक्टिव है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो पैसिव है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको एक आध और एग्जांपल दे दिया जाता है, जैसे डू नॉट लेट हिम कम इन, डू नॉट लेट हिम कम इन, ठीक है, या फिर डू नॉट लेट हिम टू कम इन, ये भी आपका सेंटेंस हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पैसिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास दो पैसिव है, एक हो जाएगा यू आर सजेस्टेड टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस एकदम एज इट इज छाप दीजिएगा, यानी कि टू के बाद लेट देम गो टू हॉस्पिटल, लेट देम गो टू हॉस्पिटल, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग दूसरा वाला तरीका देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा तरीका आपका बन नहीं पाएगा। कारण यहाँ पे है कि ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है अपना खुद का काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन और उसके बाद आने वाला नाउन,
ठीक है। जब वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन अपना काम करता हो, यानी कि प्रीपोजिशन का रोल अदा करता है, तो उस समय वो वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन जब प्रीपोजिशन अपना काम नहीं करता है, वो वर्ब के साथ मिलकर कुछ नया सेंस देना शुरू कर देता है, उस समय आपका क्या होता है, ये उस समय ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खुद का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे ये हॉस्पिटल को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट तो है बट वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट उसी को बनाएंगे जो वर्ब का होगा। ठीक है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ सब्जेक्ट बनाया जाता है, आपके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका दूसरा टाइप आप नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। डू नॉट लेट हिम गो इन। अब यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये डू नॉट वाला भी है और लेट वाला भी है। हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, ये डू नॉट वाला भी है और लेट वाला भी है। यानी कि हमको इसको बनाने का क्या होगा, 3 तरीका होगा। पहला तरीका से अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यू आर प्रपोज्ड, यू आर प्रपोज्ड। ठीक है, यहां तक तो हमने लिख लिया, लेकिन हमने बताया कि इसके बाद आप क्या लगाइएगा, यू आर के बाद यहाँ पे लगाइएगा टू, मैंने बताया ना। लेकिन अगर इसके आगे डू नॉट होगा तो आप टू के बजाय क्या लगा देंगे, नॉट टू लगा देंगे। बस इतनी चेंजिंग आपको करनी होगी। डू नॉट रहा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यू आर प्रपोज्ड नॉट टू, यू आर प्रपोज्ड नॉट टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट हिम कम इन, यू आर प्रपोज्ड नॉट टू लेट हिम कम। बस समझ में आया? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ऐसे सेंटेंसेज आप लोग बनाते रहिएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक ना। और अगर आपको आगे तैयारियों को करना होगा तो प्ले स्टोर में राहुल एडुकेयर नाम से ऐप आ चुका है। ठीक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि अभी उसके ऊपर वर्क चल रहा है, अभी उस मतलब चीज़ें एक्टिव नहीं हो, बट 4 से 5 दिन लगेंगे उसमें एक्टिव होने के लिए, और वहाँ पे चीज़ें आपको एक्टिव हो जाएंगी। स्पेशली अभी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए उनके जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस लेवल से उनको तैयार कराया जाएगा, उनको प्रिपेयर कराएगा, जिससे वो अपने आप को इस हिसाब से इम्प्रूव कर सकें कि आने वाले समय में जब वो आगे बढ़े तो उनको कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और रही बात बाकी के बच्चों को 6 और 7 को, तो उनके लिए भी 10 से 15 दिनों में ही काम शुरू कर दिया जाएगा, और फिर आने वाले समय में लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कंपटीशन के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे कंपटीशन हो, नॉन टेक्निकल ग्रुप का, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो नॉन टेक्निकल ग्रुप का कंपटीशन होगा उन सारे की तैयारियाँ उस ऐप पे कराई जाएंगी, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग निरंतर लगे रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।